सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं MHI 05 और साथ में MHI 105 की कम्प्लीटली मैराथन क्लास होने वाली है, जो जितने भी स्टूडेंट के लिए जून 2024 में और ये वीडियो आपकी सेम दिसंबर 2024 में भी हेल्पफुल होगी। तो आज की क्लास हमारी कंप्लीट मैराथन क्लास होने वाली है कि जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप सिर्फ इस मैराथन क्लास को देख करके चले जाएंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट होगा। जैसे कि हमने हर सब्जेक्ट की मैराथन क्लास की आपके एग्ज़ाम से पहले, इसी तरीके से आज की क्लास पे हम MHI 05 और MHI 105 जो कि आपकी हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी यानी भारत के इतिहास की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करने वाले। तो इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने आपको MHI 05 और MHI 105 में क्या डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप MHI 05 या फिर MHI 105 किसी की भी प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे कोई फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि नेक्स्ट जो मैराथन आए उससे रिलेटेड जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन और अपडेट आप सभी को मिलते रहे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो ताकि ये वीडियो मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंच पाए और उनके एग्ज़ाम से पहले हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि MHI 05 का जो सिलेबस है, यानी जितने भी स्टूडेंट पुराने सिलेबस के, इनका जो MHI 05 है सिलेबस सबसे ज़्यादा वास्ट है। क्यों? क्योंकि MHI 105 का सिलेबस इनसे थोड़ा कम है। क्यों? क्योंकि MHI 105 और MHI 107 इनकी बुक को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, बट पुराने सिलेबस वालों को MHI 05 कम्प्लीटली पढ़ना है। मतलब यहाँ पर ये इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे तो, बट यहाँ पर इन्हें एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न तीनों की अर्थव्यवस्था के बारे में करना है। बट यही अगर मैं नए सिलेबस के स्टूडेंट की बात करूँ तो इन्हें सिर्फ MHI 105 में एंशिएंट और मेडिएवल के ही सिर्फ इकोनॉमी, उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले मैं आपके साथ वो सारे टॉपिक्स, वो सारे जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस करने वाली हूँ जो दोनों के एग्ज़ाम के लिए सेम है। इट मीन्स सबसे पहले वो सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं जो कि हमारे MHI 05 में भी है और MHI 105 में भी है। ठीक है? तो याद रखना इन दोनों की सेपरेटली प्लेलिस्ट बनी हुई है। MHI 05 वाले जितने स्टूडेंट हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से क्वेश्चन कहीं से कुछ भी पूछा जाता है, इसीलिए आपको मैक्सिमम टॉपिक जो है वो कवर करके जाना है। बाकी की MHI 05 की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो, बहुत सारी वीडियोस उसमें ऑलरेडी अपलोड है, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से क्वेश्चंस वहाँ पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी मैंने यहाँ पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है। सारी वीडियो का लिंक आपको हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे आपके हिस्टोरियोग्राफी का। ठीक है? तो देखो, हिस्टोरियोग्राफी यानी जो एंशेंट, आपके प्राचीन के इतिहास लेखन के बारे में, ये दोनों के में ही है। ठीक है? एंशेंट की मैं बात करूँ, आपके मेडिएवल की अगर मैं बात करूँ तो मेजर ट्रेंड की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये जो अब नए सिलेबस आएगा तो MHI 107 में और ड्रेन ऑफ वेल्थ भी 107 का ही टॉपिक है, तो इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे ताकि जब नेक्स्ट एग्ज़ाम हो 107 में तो उनकी हेल्प हो सके। लेकिन अभी मैं आपको जो कॉमन टॉपिक्स है उसके बारे में बता रही हूँ। एंशिएंट और मेडिएवल की हिस्टोरियोग्राफी और पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग एंशिएंट, मेडिएवल और मेजर ट्रेंड, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का, चाहे वो पुराना सिलेबस हो चाहे वो नया सिलेबस हो, दोनों के ही एग्ज़ाम में ये एक क्वेश्चन आना तो कंपलसरी है। 20 मार्क्स का आपको ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी एंशिएंट की हिस्टोरियोग्राफी, इतिहास लेखन के चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखी है। मैक्सिमम स्टूडेंट ने ऑलरेडी उसको देख लिया होगा, जिन्होंने नहीं देखा है चेकआउट कर लेना। ठीक है? या तो फिर मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो वीडियो कौन सी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इसका जो यूनिट 1 है ना, ये दोनों के नए और पुराने सिलेबस में आपका पहला ही चैप्टर है, तो इसके बारे में यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, आप तब भी कर लेना। तो ये मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में करा है, तो इसलिए आज की क्लास में हम इसको नहीं पढ़ने वाले। इसमें बस इतना ही बात याद रखना है,
प्राचीन के समय के जो हिस्ट्री राइटिंग इतिहास लेखन लिखी गई है और प्राचीन के समय पर जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी थी, ये सारी बातें इतिहासकारों ने बताई है, जो हमें फर्स्ट चैप्टर में कवर करना अगर एग्ज़ाम में आया तो या तो वो एंशियंट हिस्ट्री के नाम से आपको एग्ज़ाम में मिलेगा या फिर अर्ली इंडिया के नाम से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेगा। दोनों एक ही बात है, आप सब में को कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको वो वीडियो दिखा देती हूँ कि यूनिट फर्स्ट कौन सा है, फिर कंटिन्यू करते हैं। देखो, आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर जाना है। चैनल पर जब जाओगे तो प्लेलिस्ट पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। आप चाहे 105 को प्लेलिस्ट ओपन करो, चाहे आप MHI 05 की प्लेलिस्ट ओपन करो, दोनों में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो आप सभी देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी MHI 105 और 05 दोनों की यूनिट 1 इस पर डिटेल में आपने देखा है। पूरे 22 मिनट्स की ये वीडियो है। डिटेल में मैंने बताया है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपको किस तरीके से लिखना है, तो आप यहाँ से जाकर के चेकआउट कर सकते हो। और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी ऑलरेडी वीडियो बनाई, जिसमें मैंने आपको 2016 से लेकर के 23 तक में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं वो भी मैंने इसमें डिस्कस किया। जिन्होंने नहीं देखा इस वीडियो को जाकर के ज़रूर चेकआउट करना। और आपके MHI 05 और 105 में क्या डिफरेंस है ये भी मैंने आपको बताया है। तो ये तीनों वीडियो को सभी को ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपको कोई भी डाउट ना बने रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वापस नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, अपने नेक्स्ट मैराथन की तरफ। तो देखो, यहाँ पर जो आपके एग्ज़ाम में मेडिएवल की हिस्टोरियोग्राफी अगर पूछा जाएगा, इसी नाम से ही क्वेश्चन में आपको मिलेगा। तो मेडिएवल की इतिहास लेखन से अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया तो आपको क्या बताना है। जिस तरीके से हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था उसी तरीके से अब हम मध्यकालीन मेडिएवल की इतिहास लेखन के बारे में बात करेंगे कि जब हमारी मेडिएवल की इकोनॉमी, मध्यकालीन के इतिहास के बारे में कि आपके इस टाइम पर मेडिएवल के समय पर जो इकोनॉमी थी वो आपकी विलेज कम्युनिटी, जो गांव का समुदाय होता है ना, टैक्सेस, यहाँ पर राज्य का क्या रोल है अर्थव्यवस्था को लेकर के, किसानों को लेकर के, यहाँ पर आपके रूरल और अर्बन का क्या रिलेशन है, उसका क्या इफेक्ट पड़ा। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें इस चैप्टर में ये बताना है कि मेडिएवल यानी मध्यकालीन के इतिहास की इकोनॉमी यानी उसकी अर्थव्यवस्था पे असर किसके वजह से हुआ, या फिर मेडिएवल की जो इकोनॉमी है किस रीज़न की वजह से डाउन हुई, वो सब कुछ आपको इस चैप्टर में बताना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा आपके एग्जाम में अगर इस चैप्टर से आया तो। अगर वो एंशिएंट का नहीं पूछेंगे तो मेडिएवल का पूछेंगे। तो मेडिएवल में आपको सबसे पहले पर्सन MH मॉरलैंड का याद रखना है। किसका याद रखना है? MH मॉरलैंड का, जो कि एक आपके कॉलोनियल है। इनके कॉलोनियल व्यू पॉइंट से ये अपनी बातें बताते हैं। इन्होंने WH मॉरलैंड ने पूरी कोशिश करी और इन्होंने एनालाइज किया था आपके इंडियन की इकोनॉमी को, और इन्होंने आपके दिल्ली सल्तनत और मुगल्स के पीरियड की अर्थव्यवस्था के बारे में बताया था, पूरी कोशिश की थी। अब देखो यहाँ पर क्या है कि इन्हीं के साथ नेक्स्ट आपको इरफान हबीब का नाम याद रखना है। इतने तो आप सभी को पता है कि हम जब कभी भी मेडिएवल के बारे में पढ़ते हैं तो इनके बारे में, या आपने फ्यूडलिज्म भी पढ़ा तो इरफान हबीब आपको ये राइटर देखने को मिलते ही है। इरफान हबीब और WH मॉरलैंड ने अपने अपने व्यूज़ रखे और दोनों एक दूसरे के व्यूज़ को रिजेक्ट भी करेंगे या क्रिटिसाइज भी करेंगे या उनकी आलोचना भी करते हैं, ठीक है। WH मॉरलैंड ने क्या बताया कि उनके अकॉर्डिंगली क्या था कि यहाँ पे जो रूलिंग क्लास होती है उनका उद्देश्य है कि मेडिएवल की इंडियन इकोनॉमी जो है अच्छी खासी कंफर्टेबल लाइफ सिर्फ मेडिएवल में जो रूलिंग क्लास है वही जी रहे, ठीक है। बट इनकी बात को इरफान हबीब ने रिजेक्ट कर दिया, वो इस बात को नहीं मानते। इन्होंने क्या किया, आपकी कुछ किताबें लिखी, यानी कि कुछ बुक्स लिखी थी। इन्होंने बताया कि क्योंकि देखो इन्होंने आपके क्रिटिसाइज तो करा WH मॉरलैंड की पॉइंट ऑफ व्यू को। इन्होंने बोला कि इनके अकॉर्डिंगली क्या है, किसके, इरफान हबीब का मानना था कि मेडिएवल की जो अर्थव्यवस्था है वो बैकवर्डनेस है, ठीक है, पिछड़ी हुई जिसे हम कहते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया। देखो ये आपको बुक याद भी करनी होगी क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हो तो, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको इसमें बतानी है क्योंकि यहाँ पर देखो मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या ब्लेम जो दिया जाता है वो आपके फ्यूडलिज्म को दिया जाता है। तो WH यानी
मॉर्लन इरफान हबीब के बारे में बताया ना, मार्क्सिस्ट के अप्रोच पूछ सकते हैं। नहीं तो ये आपको क्या क्वेश्चन में ऐड कर देंगे कि आपको बताना है रिवाइजनिस्ट की पर्सपेक्टिव से प्री कॉलोनियल की इकोनॉमी कैसी थी वो बताओ। तो ये सेकंड चैप्टर ही है, मैं दोनों नए और पुराने सिलेबस के लिए बता रही हूँ, ये सेकंड चैप्टर दोनों के ही में है सेम। तो रिवाइजनिस्ट के अप्रोचेस भी या इनके पर्सपेक्टिव से भी पूछेंगे, तब भी रिवाइजनिस्ट की, ये तो मार्क्सिस्ट के व्यू है, ठीक है। तो रिवाइजनिस्ट के भी आपके यहाँ व्यूज़ हैं, और इन्होंने आपके राष्ट्रवादी जो नेशनलिस्ट है और जो मार्क्सिस्ट है उनसे रिलेटेड बताया। जो रिवाइजनिस्ट इतिहासकार है इन्होंने भी आपकी कुछ किताबें, कुछ बुक को पब्लिश किया था। इनकी बुक का नाम था कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये 1963 में किया था। आपको रिवाइजनिस्ट में जो हिस्टोरियन यानी आपको बेले, ये आपके रिवाइजरिस्ट के इतिहासकार हैं, इन्होंने ये यहाँ पे लिखी थी। और साथ में इन्होंने रूलर, टाउन्समैन और बाज़ार इस तरीके की किताबें भी लिखी थी। रिवाइजनिस्ट जो है ये आपके क्या बताते हैं कि ट्रेडर और मर्चेंट, यानी जो यहाँ पे व्यापार है, जो इंडियन की इकोनॉमी मेडिएवल में हम देखते हैं, तो मेडिएवल में जो ट्रेडर और जो मर्चेंट हुआ करते थे वो अच्छी खासी फ्रीडम को एंजॉय करते हैं, ऐसा इन बेले का मानना है, या फिर रिवाइजनिस्ट के इतिहासकार है इनका मानना है, ठीक है। इनके अकॉर्डिंगली मेडिएवल की जो पावर है वो सेंट्रलाइज थी। देखो यहाँ पर हर इतिहासकार की अपने अलग अलग व्यूज़ है। अदरवाइज इरफान हबीब, डब्ल्यू.एच. मॉरलैंड ने तो आपके फ्यूडलिज्म, सामंतवाद आपको पता है, तो इसका अगर इसके बेस पर देखेंगे तो हमें पता ही आपका डिसेंट्रलाइज विकेंद्रीकरण था। ये सब कुछ आपको इसमें बताना है। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये था हमारा, क्योंकि देखो पहला क्वेश्चन एंशेंट या फिर मेडिएवल में भी रिवाइजनिस्ट के पर्सपेक्टिव से मार्क्सिस्ट का अप्रोचेस, ये मैंने आपको बता दिया। ये मैं बाद में बताऊंगी लास्ट में, क्योंकि ये अब जो है ये वाला टॉपिक MHI 107 में आएगा, और क्योंकि ये वाला टॉपिक आपके 05 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट ब्लॉक से तो इनमें से कोई एक ही आएगा, और एक जो हमारा चैप्टर है वो है आपका इन्वायरमेंटल जोन। ये भी आ सकता है, नए सिलेबस में कोई गारंटी नहीं है। नोट्स में जितने भी स्टूडेंट ने नोट्स यहाँ पर लिए उनको मैंने ये नोट्स प्रोवाइड करे। इन्वायरमेंटल जोन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तब आपको क्या मेंशन करना है। तो यहाँ से आपके इन्वायरमेंटल जोन जो कि MHI 105 में यूनिट 3 है और MHI 05 में यूनिट 4 है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि किस तरीके से आपका जो नमक है या फिर लार्ज पोर्शन है फूड का, ये कंज्यूम करते हैं मिलियन ऑफ पीपल, ठीक है। जैसे कि आपके बंगाल का जो साम्राज्य है उनकी बात इन्होंने यहाँ पर करी है। महानदी रिवर के बारे में बताया है। उड़ीसा से भी बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है, किसके थ्रू, आपके बोट के थ्रू नमक जाता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, केरल से भी होता है। तो इस तरीके का इनका आपस में सबका कम्युनिकेशन कैसे बना, वो सारी बातें आप यहाँ देखोगे। इनके 2 मेजर थे, एक तो हिमालय रिवर इंदस और ब्रह्मपुत्र, ये सारी बातें आपको इसमें बतानी है, ठीक है। अगर इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते, पुराने सिलेबस में MHI 05 में यूनिट 5 और 6 है, और नए सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो उनके में यूनिट 4 और 5 है, ठीक है। तो वो क्या क्वेश्चन है आपसे, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो हड़प्पा के, ये मैंने मेंशन किया है, हड़प्पन के कल्चर के बारे में बताना है, ठीक है। नए सिलेबस में मैंने आपको बताया यूनिट 4 है, पुराने सिलेबस में यूनिट 5 है। लेकिन अगर हड़प्पा की सभ्यता की इकोनॉमी की, यहाँ पर कृषि की उत्पत्ति कैसे होती है, एनिमल डोमेस्टिकेशन के बारे में बताना है, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में मेंशन करनी है। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको एक ओवरव्यू बता देती हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि हड़प्पा में, या फिर वैसे कि अगर हम बात करें एग्रीकल्चर का एविडेंस सबसे पहले आपको मेहरगढ़ में देखने को मिलता है। सबको पता है ये बात। टाइम पीरियड था 7000 ईसा पूर्व का, ये आपको बताना है। मेहरगढ़ में आपको इसका एविडेंस देखने को मिलता है, ये चीज़ें आपको बतानी है। यहाँ पर क्या होता है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें फूड प्रोडक्शन की, यानी कि शुरुआत कब होती है, ये सारी चीज़ें बताई कि किस तरीके से आपकी कुकिंग है ना, कुकिंग स्टार्ट हुई। वीट और बार्ले, एग्रीकल्चर की बात हो रही है तो हमें पता है कि सबसे पहले आपके वीट और बार्ले यानी गेहूं और जौ की खेती शुरू की गई थी। इसका एविडेंस भी मेहरगढ़ से आपको मिलता है देखने के लिए। वीट और बार्ले को सबसे पहले यहाँ पे ग्राइंडिंग का यूज़ किया जाता था, ये सारी बातें। फिर इसको पॉलिश भी किया गया। टूल्स, स्टोन टूल का यहाँ पर शुरुआत हुआ था, और आपको पता है कि इन सब की शुरुआत आपके नियोलिथिक नवपाषाण काल से हो चुकी थी।
ठीक है। फिर उसके बाद इसी के वजह से अब के आप देखते हो जब हमारे फूड प्रोडक्शन की बिगनिंग होती है, इसी में आपके एग्रीकल्चर के पर्पस से ही आपके किसको, शिप, गोट, कैटल्स, ये तो सब आप लोग लिख लेंगे। तो इन सारे जानवरों को डोमेस्टिकेट किया गया था आपके इनके पर्पस के लिए। यहाँ पर स्टार्टिंग में इन लोगों ने खेती करने के लिए स्टोन के टूल्स का यूज़ किया था। बाद में जैसे जैसे आपके कॉपर आ गया, फिर ब्रोंज आ गया, ये सारी कहानी आपको पता है ऑलरेडी, आप MHI 101 में कर चुके हो। तो मेहरगढ़ यहाँ पर सबसे पहला आपका एविडेंस है जो अर्लीस्ट एग्रीकल्चर के बारे में हमें बताता है, ठीक है, जो कि आपके बलूचिस्तान में आपको देखने को मिलता है। धीरे धीरे एग्रीकल्चर का विस्तार हर जगह आपको मिलेगा। जैसे कि आपके बात करें एग्रीकल्चर, धीरे धीरे इंडस वैली, क्योंकि देखो हड़प्पा की बात कर रहे हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता की बात हो रही है, तो सिंधु नदी के पास आप देखोगे कि लोग यहाँ सेटल हुए थे, यहाँ से इन्होंने सारे काम किए। एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है तो लोग जो है परमानेंट सेटल हो जाते हैं। यहाँ पर पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ी तो सबके सब ज़्यादातर किस पे डिपेंड हो जाते हैं, आपके अनाज पे और आपके मिल्क पे। ये सारी बातें आपको इस चैप्टर से रिलेटेड लिखना है। एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आता है कि आपके अर्लीस्ट फार्मिंग ग्रुप के बारे में बताना है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अगर इस चैप्टर से आया तो, ज़रूरी नहीं है कि इस चैप्टर से आएगा, लेकिन अगर आएगा तो ये सारी बातें आपको लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आएगा आपके 10 मार्क्स का, कल्चर से रिलेटेड है। जस्ट अ सेकेंड, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ अगर मैंने यहाँ पर वो सारी चीज़ें अगर मेंशन की होगी तो। चलो नहीं करिए, यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करूँ तो हमारे यानी जितने भी MHI 105 की अगर मैं बात करती हूँ, पुराने सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो आपके बुक में यूनिट 6 है, और जितने भी नए सिलेबस के स्टूडेंट हैं आपके बुक में 105 है, ठीक, यानी ये यूनिट 5 है आपकी बुक के अंदर। अब इन दोनों यूनिट में है क्या, तो यहाँ से इस चैप्टर का नाम आर्कियोलॉजी एंड ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर है। देखो जितने भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं, अगर आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो रही तो यहाँ पर मैं चैप्टर का नाम मेंशन कर दे रही हूँ, बाकी मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर ही रही हूँ, मे बी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। देखो इस चैप्टर से कभी भी कोई क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर ये 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। लाइक ये आपसे क्या पूछते हैं, आहार कल्चर के बारे में बताओ। सभी ने चालकोलॉथिक पीरियड के बारे में पढ़ा है, वो पढ़कर चले जाना। पुराने सिलेबस में कभी भी अगर इन्होंने क्वेश्चन पूछा तो 10 मार्क्स से रिलेटेड ही आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि आहार कल्चर यहाँ पे कैसा था, इस समय के लोग कहाँ से कैसे रहते थे, ये आपको बताना है। या फिर जॉर्वे कल्चर आपको मिल जाएगा, जॉर्वे की संस्कृति आपको मिल जाएगी, या फिर ये आपसे कयाथा कल्चर पूछ लेंगे। बाकी पुराने हो चाहे नए, दोनों को यही सजेस्ट करूंगी असाइनमेंट के क्वेश्चन को अच्छे खासे तरीके से सॉल्व करके ज़रूर जाना। तो ये आपका चालकोलॉथिक पीरियड है। तो हमारा चालकोलॉथिक पीरियड में आप देखते हो कि ये वो है जब इस समय लोगों ने कॉपर यानी आपके ताम्र की, ये ताम्र युग कहलाता है, जब तांबे का यूज़ करना लोगों ने शुरू कर दिया था। इस समय जो लोग बर्तनों का यूज़ करते थे वो होते थे आपके ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर, ठीक है, क्योंकि देखो न्यूलॉथिक नवपाषाण में तो मिट्टी के बर्तन बने थे ना, लेकिन अब आप क्या देखोगे कि यहाँ पर आगे जैसे जैसे चाहते जाएंगे तो चेंजेस, बदलाव भी तो आपको मिलेंगे। आहार कल्चर आपको राजस्थान में देखने को मिलता है, ये जो संस्कृति है ये आपको राजस्थान में देखने को मिलती है। और इस पीरियड को आप लोग क्या किस नाम से जानते हो, यस, प्रोटो हिस्टोरिक, यानी आगे ऐतिहासिक काल। ये सारी बातें आपको बतानी है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जब हड़प्पन का टाइम पीरियड आ जाता है, आपके यहाँ पर लोगों ने क्या करना, आयरन टूल यानी ब्रोंज की शुरुआत हुई, आयरन टूल की शुरुआत हुई, लोगों ने एग्रीकल्चर किया, पेस्टोरल कम्युनिटीज़ हुआ, वही सारी बातें आपको इसमें मेंशन करनी है। और 10 मार्क्स में मैंने आपको बता दिया हर एक कल्चर का काम आपको बताना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट जो यूनिट है हमारा, दोनों की मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ। तो ऊपर चलेंगे आपके स्लाइड पर, चलो यहाँ पर मैंने जो चीज़ें इसमें मेंशन नहीं करी, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बता रही हूँ जस्ट बिकॉज यहाँ पे जितने भी नए सिलेबस के स्टूडेंट हैं और पुराने के भी लेके भी हेल्पफुल है। क्यों है ऐसा, क्योंकि देखो यहाँ पर आपका MHI 05 हो 105 कहीं से कुछ भी आता है, इसलिए मेरी पूरी कोशिश है ज़्यादातर मैं चीज़ें आपको कवर करा दूँ। अब हम बढ़ेंगे आपके नेक्स्ट, मौर्यन, सातवाहन, गुप्ता की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, और इसमें कुषाण भी आएंगे नो डाउट, ठीक है। ये चारों की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करना है। पुराने सिलेबस में अगर मैं बात करूँ तो आपकी बुक के अंदर ये यूनिट 7 है, और नए सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो आपके में ये यूनिट 6 और यूनिट 7 है। नए सिलेबस में इसको क्या करा है, दो अलग अलग में डिवाइड कर दिया है। यूनिट 6 में आपको मौर्यन और आपके कुषाण को बांटा है, यूनिट 7 में आपके सातवाहन और गुप्ता को। बट पुराने सिलेबस में यूनिट 7 में ही इन चारों की अर्थव्यवस्था एक ही चैप्टर में दे दी गई है,
ठीक है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो क्या करोगे, ऑलरेडी 104 में सबके बारे में पढ़ चुके हो, बट मैंने आपको तब एक चीज़ बताई थी कि तब हमारा फोकस किस पर था, तब हमारा फोकस उनके प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन पे था। अब हम ये टॉपिक करेंगे तो वो होगा अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें मैंने उस टाइम पर मौर्यन, सातवाहन, गुप्ता के कुषाण डायनेस्टी में बताया था कि इसके फाउंडर कौन है ना, और इसके सोर्सेज क्या क्या है, सारा कुछ वही आपको मेंशन करना है। बट अब बस जो डिफरेंस आएगा उसमें वो क्या लिखना है उसे देखते हैं। ठीक है, मैं आपको नीचे बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे कि मैं आपको मौर्यन की, सबसे पहले चलो मौर्यन की अर्थव्यवस्था के बारे में देखो। मौर्यन की अर्थव्यवस्था अगर हम देखेंगे तो इसकी जो आपकी अग्यारियन इकोनॉमी है, आज आप जानते हो कि मौर्यन की इकोनॉमी के बारे में आज अगर हम जानते हैं तो वो आपके कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उन्होंने लिखी, और दूसरा बेजिस्थिनीज की इंडिका। ये दोनों बुक में आपके मौर्यन की अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया, जो कि मैंने आपको MHI 104 या 04 में भी ये चीज़ बताई थी। इसकी मौर्यन डायनेस्टी की अग्यारियन यानी इसकी कृषिक अर्थव्यवस्था के बारे में आप देखोगे तो यहाँ के लोग कहाँ पे जगह सेटल होते थे, आपके इंदस और गंगा नदी के पास। ये लोग यहीं से सप्लाई करते थे, इनका जो पूरा ग्रुप कम्युनिटी समुदाय होता था वो यहीं रहता था। ठीक है, इनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम खेती एग्रीकल्चर थी, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैक्सिमम सबकी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी आपके खेती पर ही डिपेंड होती है। इसी वजह से लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, और ये इकोनॉमी आप बात आती है तो लोग अब टैक्सेस भी कलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये सारी बातें आपको मेंशन करनी है, और इसमें आप ट्रेड भी, व्यापार के बारे में भी मेंशन करोगे। मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पर जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी वो आइवरी की और आपके कह सकते हैं शेल आइटम, इन सब की चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग होती थी। ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है, और इनका जो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर होता था वो भी बता देना, मथुरा, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब आपको ये बताना है कि अर्थव्यवस्था इकोनॉमी आखिरकार होती क्या थी। उसके बाद लास्ट में आपको रेवेन्यू यानी राजस्व बताना है, कौन कौन से टैक्सेस लेते थे। तो दो मैं पहले भी बता चुकी, बाली और भाग। ठीक है, बाली और भाग मैंने आपको पहले भी टैक्सेस बता दिए। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, जो भाग होता है जितना भी प्रोडक्शन होगा उसका 1/6 बाली होता है रिलीजियस यानी धार्मिक कर। बस आपको मौर्यन, सातवाहन, कुषाण, गुप्ता किसी का भी क्वेश्चन पूछा जाए, दोनों का पूछा जाए, सबका पूछा जाए, तो आपको अग्यारियन, टैक्सेस, ट्रेड, रेवेन्यू, ये 4 हेडिंग ज़रूर होनी चाहिए और इसके बारे में बताना है। इसी तरीके से चलो आगे देखो। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये मैंने मौर्यन का बताया, अब देखो मैं कुषाण का बताती हूँ। ठीक है, कुषाण की बात देखो। आज आप कुषाण के बारे में सबसे पहले सोर्सेज देखो, जो पिंक कलर से मेंशन है वो कुषाण डायनेस्टी के बारे में बता रही हूँ, हेडिंग सेम है। सोर्सेज जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो आपको उसमें बताना है प्लीनी ने लिखा था आपके नेचुरलिया हिस्टोरिया, वो आपको बताना है। ठीक है, टॉलमई, ये दोनों सोर्सेज है जो आपके किसके, कुषाण के बारे में बताते हैं। इसकी एग्यारियन इकोनॉमी के बारे में बात करें तो इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत ही इंफॉर्मेशन मिलती है लैंड सिस्टम के बारे में। ठीक है, कुषाण डायनेस्टी के टाइम पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जो ट्रेड होता था, ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो ऐसा बोला जाता है कुषाण के पीरियड में सबसे ज़्यादा अच्छी मात्रा में हमें रिसोर्सेज, संसाधन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है क्राफ्ट प्रोडक्शन, माइनिंग, ये सारे काम होते थे। किसका होता था, आपके माइनिंग का, क्राफ्ट प्रोडक्शन का, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। पेरिप्लस में यानी जो आपके टॉलमी और प्लेनी जो बुक लिखी थी, इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई है कि यहाँ पर ये लोग जो आपके रोमन के साथ भी व्यापार करते थे। ठीक है, कुषाण का मैंने पहले भी बताया, सिल्क रूट, इस रूट के थ्रू ये लोग व्यापार, ट्रेड करते थे, और ये सारी चीज़ें यहाँ मेंशन है। और ये अपने ट्रेडर यानी कार्बन ट्रेडर जो होते हैं, आपके दूसरे श्रेष्ठी जो कि रिच ट्रेडर होते हैं, ये सारे तरीके के मर्चेंट हमें इस टाइम पर देखने को मिलते हैं। पेरिप्लस में भी ये चीज़ें मेंशन है कि यहाँ पर चाइना हुआ, आपके नॉर्थ इंडिया हुआ, उज्जैन हुआ, यहाँ पर इनका इम्पोर्टेड पोर्ट है यानी बंदरगाह हमें देखने को मिलता है, जिसके थ्रू ये लोग व्यापार करते थे। कुषाण डायनेस्टी में ये सब बता देना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अब किसकी बात करें, चलो अब आपकी बात कर लेते हैं सातवाहन की। सातवाहन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आज हमने देखा इसमें भी सेम आपकी टॉलमी, प्लीनी ही आपके यही दोनों ही सोर्सेज हैं। इसकी अग्यारियन इकोनॉमी पे आप बता सकते हो कि यहाँ पर डेक्कन में, मैंने आपको पहले बताया था सातवाहन जो है वो आपके डेक्कन पार्ट में रूल करता है। ये चीज़ें आपने यहाँ पर देखी। क्राफ्ट प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज, ट्रेड, सब कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर भी सातवाहन में आपको गिल्ड यानी आपके
व्यापारियों का संगठन आपको देखने को मिलता है। ये लोग जिसका ट्रेड करते थे वो आपका होता था कॉपर का होता था, प्रोटीन होता था ये, ठीक है, जिंक हुआ, सिल्वर हुआ, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और सातवाहन के कॉइनेज सिस्टम भी हमें अच्छा खासा देखने को मिलता है। ठीक, चलो यहीं पर हम बात कर लेते हैं आपके गुप्ता डायनेस्टी की। गुप्ता के बारे में मैं ब्लैक से यहाँ पर शो कर रही हूँ। गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिलते हैं जिसके अंदर हमें गुप्ता एम्पायर के बारे में पता चलता है। गुप्ता के बारे में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका अग्रहार। अग्रहार में आपको इम्पोर्टेंट ये, अग्रहार का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो प्लॉट है वो डोनेट किया था, प्लॉट है या फिर लैंड है या फिर कोई भी विलेज है वो दान में, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था सातवाहन के बाद जो भी डायनेस्टी या एम्पायर रूल करती है हर जगह लैंड ग्रांट सिस्टम आपको देखने को मिलता है। तो हमें इस चीज़ का रिकॉर्ड मिलता है कि ये लोग की जो लैंड की प्रॉपर्टी है ये लोग क्या करते थे, लैंड ग्रांट करते थे। ठीक, ये सारी चीज़ें बताओगे। गिल्ड के बारे में बता सकते हो, क्योंकि देखो व्यापार कभी भी होगा तो गिल्ड यानी मर्चेंट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इन्हीं के थ्रू हमें व्यापार देखने को मिलता है। व्यापारी जो होते थे ज़्यादातर हमें कौन सा देखने को मिलता है, सिल्क वीवर, जो बुनाई का काम करते हैं ना वो। कॉइनेज सिस्टम भी आप बता सकते हो, जैसे कि हमें पता है कि हम इसको गोल्डन पीरियड के नाम से जानते हैं, तो गोल्ड कॉइन्स आपने देखोगे गुप्ता के समय पर सबसे ज़्यादा इशू किए गए थे। ये सारी चीज़ें आपको इस वाले चैप्टर में बताना है। MHI 05 में ये एक ही चैप्टर है, यूनिट 7, बट नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली यूनिट 6 और यूनिट 7 है। तो एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ पर आपको इन बातों का ध्यान रखना है। मौर्यन, कुषाण, सातवाहन और ये सारी चीज़ें अगर इन्होंने पूछ ली तो डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके, यस, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपका पैटर्न ऑफ ट्रेड अर्बनाइजेशन। तो ये नॉर्थ और साउथ इंडिया दोनों का ही चैप्टर आपको मिल जाएगा। नए सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्थ वाला जो है वो आपका यूनिट 8 है और ये है आपका यूनिट 9। ठीक है, वहीं अगर मैं पुराने सिलेबस की बात करती हूँ तो उनके बुक में भी सेव एज इट इज यूनिट 8 और 9 है, दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है ये। बट देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पैटर्न ऑफ ट्रेड और अर्बनाइजेशन आपके चैप्टर का नाम है। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया से पूछा जाएगा। ठीक है, नॉर्थ का आएगा तब क्या करना है, साउथ का आएगा तब क्या करना है वो। लेकिन उससे पहले आप देखो नॉर्थ इंडिया का अगर इन्होंने पूछा तो टाइम पीरियड 600 से 300 का पूछेगा, तो तब आपको मेंशन करना है। देखो साउथ इंडिया से ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। इसमें एक आएगा कि आपके इंडो रोमन ट्रेड का जो व्यापार था आपस में नेचर था उसके बारे में बताओ, या तो यवन के बारे में पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा देखो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ क्वेश्चन मेंशन कर रखा है कि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो साउथ इंडिया से ज़्यादातर इन्होंने पूछा है। ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं नॉर्थ इंडिया का नहीं आएगा, लेकिन अगर आएगा तब क्या कर रहा है वो भी देखो। अगर इन्होंने नॉर्थ इंडिया का पूछा तो नॉर्थ इंडिया का मैंने 600 BC से आपका 300 AD, ठीक है, ईसा पूर्व से ईस्वी का टाइम पीरियड है। यहाँ पर आपको उनकी सोशल इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बताना है। यहाँ पर आप बुद्धिस्ट के लिटरेचर के बारे में बताओगे, बुद्धिस्ट का कि यहाँ पर कैसा विकास हुआ, ऑब्वियस है कहीं ना कहीं से तो पता चला होगा। तो यहाँ पर अगर मैं 600 से 300 की बात कर रही हूँ, वो भी पूरा नहीं, 600 BC से लेकर के 300 BC ईसा पूर्व की बात कर रही हूँ। आज हम इसकी सोशल इकोनॉमिक के बारे में पढ़ते तो वो हमें बुद्धिस्ट की इकोनॉमी से पता चलता है। लाइक आपका विनय पिटक, सुत्त पिटक सबने पढ़ाई। तो विनय पिटक जो कि आपकी 3 बास्केट में से माना जाता है, इसमें और कुछ जैनिज्म के टेस्ट से भी मेंशन, ठीक है, इससे हमें पता चलता है। पांडनी की अष्टाध्याय भी याद कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें ये जो कि हमें पता चलती है कि 600 से 300 BC के टाइम पर कि इस समय की अर्थव्यवस्था समाज कैसा था, वो सारी बातें इन सोर्सेज में मेंशन है। साथ ही साथ आपका जो 16 टेरिटोरियल यानी जिसे आप 16 महाजनपद के नाम से जानते हो, ये भी इमर्ज हुआ था, ये सारी बातें भी बतानी है। इस टाइम में ये वो हुआ कि ज़्यादातर इन्होंने लार्ज आर्मी को, बड़ी सी आर्मी जो सेना है उसको मेंटेन करके रखा था। एग्रीकल्चर, ये वो टाइम है जब एग्रीकल्चर का सरप्लस हुआ था। ठीक है, क्योंकि 600 से यानी 6th सेंचुरी BC की बात हो रही, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बुद्धिस्ट टेस्ट में, आर्कियोलॉजिकल सोर्स में हर जगह बताया गया है कि यहाँ पर बहुत तरीके के क्राफ्टमैन आपको मिलेंगे, लाइक ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, टेक्सटाइल वर्कर, ये सारे लोग आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ट्रेडर और मर्चेंट की बात हो रही, तो सबसे पहले ये कैसे बोल सकते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो व्यापार करता है, जो ट्रेड करता है, वो हमारे वर्ण सिस्टम से 3rd कैटेगरी में आता है, जिसे आप क्या कहते हो, यस, वैश्य। शूद्र 4थे नंबर पे आता है ना लास्ट में।
थर्ड नंबर पे जो वैश्य होते हैं वो होते हैं आपके ट्रेडर, जो व्यापारी होते हैं, जो ये सारे काम करते हैं। फिर आप इसमें ट्रेड रूट बता सकते हो कि ये लोग कौन से रास्ते से आपका ट्रेड करते थे, ठीक है। ये सारी बातें आप नॉर्थ इंडिया में मेंशन कर देना। अगर इस चैप्टर से इन्होंने क्वेश्चन पूछा तो अब बढ़ेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर में साउथ इंडिया के बारे में, यानी दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में आपके इंडो रोमन ट्रेड से ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, और या तो ये यवनास कभी भी ज़्यादातर हमने देखा था 10 मार्क्स का, यवन और उसके सेटलमेंट के बारे में बताया जाता है। हमारे भारत में यवन हम यूजुअली देखेंगे तो ये लोग सेटल हुए थे, और ये क्या होते थे, ये आपके व्यापारी होते थे, ट्रेडर्स होते थे, ठीक है। तो ये लोग आपके मैन्युफैक्चरिंग का काम भी करते थे, जो भी का चीज़ें होगा वो। और यहाँ पर आप देखोगे यवन से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो यवन हम देखते हैं कि ये लोग आपके हर तरीके के जो भी ब्रोंज के ऑब्जेक्ट होते हैं ना, कांस्य के जो बनी हुई चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें लोग मैन्युफैक्चर करते थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें बतानी है। इसी तरीके से इंडो रोमन ट्रेड का अगर आपसे पूछा जाएगा तो देखो यहाँ पर इंडिया और भारत के बीच में जो व्यापार होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। यहाँ पर बताया जाता है कि इस समय की जो इसकी कॉइनेज सिस्टम, देखो ऑल ओवर साउथ इंडिया में देखोगे तो रोमन कॉइन्स आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर रोमन सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन तमिलनाडु में हुआ, जो किसको फॉलो करता है, आंध्र प्रदेश को, ठीक है। फिर बीजापुर, कृष्णा, नालगोंडा, इस तरीके के डिस्ट्रिक्ट को। तो आपके रोमन एम्पायर में एक रूलर थे, 101 में पढ़ा है हमने, क्या नाम था, यस, अगस्तस, जिससे रोमन साम्राज्य का शुरुआत हुआ था, है ना, रोमन एम्पायर की स्टैब्लिश हुआ था, जिनका टाइम पीरियड 27 से BC से, यानी 27 ईसा पूर्व से 14 AD तक इन्होंने रूल किया था। उसके बाद नेहरू आए थे जिन्होंने 54 से लेकर के 68 ईस्वी तक रूल किया था। ऐसे बहुत सारे रूलर आए थे और यहाँ पर शॉर्ट टाइम तक रूल किया था, ठीक। डेक्कन में आप देखोगे कि हम कॉपर कॉइन्स भी आपको मिलेंगे। कॉपर कॉइन्स यानी जो आपके तांबे के जो सिक्के होते थे ना, तांबे के, सातवाहन के पहले के टाइम पर आपको ये देखने को मिलता है। हमारे रोमन के कॉइन्स में भी जो रोमन के सिक्के होते थे ना, वो भी मिलेंगे, किसके बने हुए, कॉपर के। कॉपर के बाद जिंक, लीड, टिन, सबका यूज़ आप देखोगे। साथ में यहाँ पर हम देखेंगे कि इन लोगों के प्राइवेटली गिल्ड, व्यापारी हुआ करते थे, जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यापार का ये सारा यही लोग देखते थे, ठीक है। तो जैसे कि आज हम लोकल कॉइनेज तमिलकम में देखते हैं, चेर, पांड्या, सबने क्या किया था, कॉइन को इशू किया था। ये सारी बातें आपको इसमें मेंशन करनी है। क्लियर हो गया। तो इसी के साथ हमने आपके यूनिट 9 तक पुराने और नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली कर लिया। यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आई हो, क्लास अच्छी लगी, तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और जल्दी MHI 06 की 1-2 दिन में चैनल पर वीडियो देखने को मिल जाएगी। मुझे पता है कि उसमें कोई भी टाइम यहाँ पर नहीं है, 21 एक को ही आपका एग्ज़ाम है, तो बेफिक्र रहो, आपको मैराथन क्लास उससे पहले देखने को मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, और जितना ज़्यादा शेयर कर सको अपने हर एक स्टडी ग्रुप में उतना शेयर करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ब्लॉक आता है, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आता है, उसकी बात करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका फ्यूडलिज्म। पुराने और नए सिलेबस में फ्यूडलिज्म भारत के बारे में यूनिट 10 ही है, ठीक है। दोनों के में ये चीज़ आपको मिल जाती है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ देखो, आपके इसी ट्रेडर से ना अब कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, एक पॉइंट बता रही हूँ, गिल्ड का 10 मार्क्स का आता है। अगर इन्होंने पूछ लिया तो क्या करोगे, गिल्ड ऑफ मंदसौर सिल्क वीवर, 10 मार्क्स का पुराने सिलेबस में हमें ये देखने को मिलता है। तो ये अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है वो देखो मंदसौर की अगर हम बात करें तो यह मंदसौर एक पिलर इंस्क्रिप्शन है, किसका, ये सारे पॉइंट याद होने चाहिए। इंस्क्रिप्शन में जो लैंग्वेज मिली है वो संस्कृत भाषा में मिली है। इसको डिस्कवर किया गया था आपके एक विलेज था सोनधनी, जो कि नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये जो हमारा मंदसौर सिल्क वीवर के बारे में, यानी इसको लिखा था तो वत्स भट्ट ने, ठीक है। यहाँ पर इस इंस्क्रिप्शन अभिलेख में ये हमें क्या इन्फॉर्म करता है कि गुप्ता के जो राजा थे कुमारगुप्त फर्स्ट, उसकी फ्यूडिटरी के बारे में बताते हैं। ये जो मंदिर है ये डेडिकेट करते हैं किसको, सूर्य को। और यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टेड किसके थ्रू किया गया था, आपके इसी सिल्क वीवर का एक गिल्ड था। सिल्क वीवर के एक गिल्ड यानी व्यापारी ही थे, उनका नाम था क्या, दशपुर। इन्होंने मंदिर को कंस्ट्रक्ट कराया था, जो कि सूर्य को डेडिकेट किया गया था,
ठीक है। तो बहुत इसमें मेंशन है कि बहुत सारे सिल्क वीवर माइग्रेट करते थे आपके गुजरात से लेकर के 10 तक। ये सारी बातें 10 मार्क्स में अगर आपसे पूछा जाए तो ये क्वेश्चन ज़रूर एक नॉर्मली रीड करके चले जाना। आगे अगर हम बात करते हैं आपके फ्यूडलिज्म के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया नए और पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंगली दोनों में ही हमारा क्या यूनिट 10, यूनिट 11 आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेम चैप्टर है, कुछ भी अलग नहीं है। यहाँ पर भी नॉर्थ इंडिया के बारे में और साउथ, देखो दो अलग अलग है, लेकिन चलो पहले इसके बाद। और गिल्ड नगरम, गिल्ड हम पहले भी कर चुके हैं। गिल्ड आपके व्यापारी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट, ये होता है 10 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो व्यापारियों का जो संगठन होता है वो आपको बताना है, इनका फंक्शन काम क्या होता है, ये सारी बातें इसमें करनी है। नगरम भी क्या होता है बताइए, कमेंट करके बताओ। जिन्होंने MHI 104 और 04 की वीडियो बहुत ध्यान से देखी होगी, एग्जाम में ऑब्वियस से पढ़कर भी गए होंगे, तो नगरम का मतलब मैंने आप सभी को बताया था, वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि नगरम का मतलब मैंने आपको क्या बताया था। चलो फ्यूडलिज्म सामंतवाद के बारे में बात करते। सामंतवाद इंडिया की सोसाइटी, देखो हमने जो MHI 101 या 01 में पढ़ा था वो वर्ल्ड हिस्ट्री के यानी यूरोप का सामंतवाद था, अभी भारत की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपकी इंडियन की हिस्ट्री को, फ्यूडलिज्म को यूरोपियन के मॉडल से कंपेयर किया जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, आपके ज़मींदार, वही जागीरदार, देशमुख, चौधरी, ये सारे लोग आपको देखने को मिलते हैं। ये सिस्टम हमारा अबॉलिश हुआ था कब, मतलब फ्यूडलिज्म जो है ये अबॉलिश हुआ था कब, आपके जब हमारा देश आज़ाद हो गया था उसके बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है। बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं, स्कॉलर है, लाइक आपके DD कोसाम्बी, ठीक है, RS शर्मा, इनके पॉइंट ऑफ व्यू है। देखो ये फ्यूडलिज्म और इंडिया का जो टॉपिक है बहुत काम की चीज़ है। MHI 05 105 में नहीं अगर आया तो MHI 06 में भी सेम टॉपिक है, तो वो तब भी आप कर सकते हो। और एक आपको डैनियल थॉर्नर, ये 3 नाम याद कर लेना, अगर फ्यूडलिज्म का क्वेश्चन आएगा और आप सभी करने वाले हैं तो पहले तो वही सारी पुरानी चीज़ें बताओगे कि फ्यूडलिज्म की उत्पत्ति, ओरिजिन कहाँ से होती है। फ्यूडल मतलब आपका अ पीस ऑफ लैंड होता है, फ्यूड से ये वर्ड आया था, यहाँ से सामंतवादों की शुरुआत हुई थी। तो ये हमें सातवाहन पीरियड से देखने को मिलता है। जेम्स टॉड ने भी यहाँ पर क्या बताया था कि लैंड ओनर हमें देखने को मिलता है। अभी तक सारी चीज़ें सेंट्रलाइज थी, अब डिसेंट्रलाइज, ये सारी कहानी आपको पता है, ये सारी चीज़ें आप बता देना। ठीक है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो इंडिया की फ्यूडलिज्म सिस्टम हमें देखने को मिलता है वो किस पे बिलोंग करता है, आपके एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या होता है, देखो जब एंशंट की बात होती है ना, सबसे पहले जो सब लोग किस पे डिपेंड थे, स्लेवरी पे। मेडिएवल पर आए तब वो किस पे डिपेंड हो गए, फ्यूडल लॉर्ड्स पे। उसके बाद मॉडर्न में आए तो ये किस पे डिपेंड हो गए, आपके कैपिटलिस्ट पे। आज अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो हम सोशलिज्म है, इस पर डिपेंड है। ये होता है एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है। जो जेम्स टॉड है, इन्होंने इंडियन की फ्यूडलिज्म के बारे में बताया। ठीक है, कि फ्यूडलिज्म को इन्होंने, किसने, जेम्स टॉड, अभी मैंने ऊपर नाम बताया, जेम्स टॉड ने आपके इंडियन की फ्यूडलिज्म को यूरोपियन के फ्यूडलिज्म से कंपेयर किया था। RS शर्मा, फ्यूडलिज्म याद होगा हमने लास्ट पढ़ा था। इंडियन की फ्यूडलिज्म को बोला जाता है कि वो हमारे यूरोपियन के फ्यूडलिज्म से थोड़ा डिफरेंट है, अलग है। ठीक है। यहाँ पर क्या बताया जाता है कि यहाँ पर जो ओवरलॉर्ड या फिर फ्यूडल लॉर्ड है, ओवरऑल कहानी वही है कि आपके जो ज़मींदार है सारी पावर उन्हीं के हाथों में होती है, वही सारा कंट्रोल करते हैं सारी चीज़ें। इनडायरेक्टली यहाँ पर टैक्स को कलेक्ट किया जाता है। फ्यूडलिज्म को 2 पार्ट में हम पढ़ते हैं, फ्रॉम अबव और फ्रॉम बिलो। ये सब कुछ पे ऑलरेडी MHI 01 101 में हम पढ़ चुके हैं, यही सारी बातें आपको करनी है। ठीक है। तो ये हो गया फ्यूडलिज्म का चैप्टर। आगे अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, तो देखो ये भी याद रखना, क्वेश्चन ध्यान से देखना। नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत, साउथ इंडिया, दक्षिण भारत, क्या पूछ रहा है। या तो ये चैप्टर दे देगा, दोबारा से बता रही हूँ, चैप्टर का नाम ज़रूर पता होना चाहिए। कभी कभी चैप्टर के नेम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अगर साउथ इंडिया का पूछेगा तब क्या करना है, नॉर्थ इंडिया का पूछेगा तब क्या करना है। और अगर चैप्टर से नहीं पूछे तो एक यहाँ पे सेपरेट एक टॉपिक आता है, इरीगेशन टेक्निक, सिंचाई के बारे में क्वेश्चन मिल जाएगा। तो देखो सिंचाई, इरिगेशन की बात करें तो यहाँ पर आपके 12th सेंचुरी में एक सोर्स है, सभी ने सुना है, कलहन। क्या, कौन सी बुक लिखी थी, रास्तरंगिनी। ठीक है, रास्तरंगिनी इन्होंने बुक लिखी थी। सभी को पता है कि इन्होंने आपके पूरे कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें यहाँ पर बताया था। ठीक है। इसी तरीके से इन्होंने आपके झेलम नदी के बारे में भी बताया।
ठीक है। आपके अग्रघाट, अग्रघाट क्या होता है? वेल्स, कुएं होते हैं जिसको हम अग्रघाट बुलाते हैं, जो गांव में आप बोलते हो ना। ये भी कभी कभी 10 मार्क्स में एग्जाम में पूछ लिया जाता है, अग्रघाट लिख देंगे और कहेंगे लिखो, इसका मतलब होता है वेल्स, कुएं। ये भी एक कॉमन सोर्स ऑफ इरिगेशन है। सिंचाई करना तो ऑब्वियसली नेचर पर डिपेंड तो नहीं रहेंगे, आर्टिफिशियल ही रहते हैं। तो आर्टिफिशियल के लिए हम क्या करेंगे, कुएं का भी यहाँ पे यानी वेल्स का यूज़ किया जाता है। और फिर इसमें आप क्या, आप देखो 10 मार्क्स का आएगा तो क्या लिख सकते हो, तो इसमें आपको बताना है किस तरीके से कुएं में यहाँ पर उसको लिफ्ट करके उसमें पानी किस तरीके से खींच के ऊपर लाया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी होती है। अग्रघाट जो है ये रिवर के बारे में आपके राजतरंगिणी में मेंशन है, व्हील के बारे में भी इसमें मेंशन है। और ये जो है जानवर भी जो आपके व्हील को चलाते थे ना, एनिमल पावर, ये भी इसमें सारी चीज़ें मेंशन है, इंस्क्रिप्शन में ये सारी चीज़ें बताई हुई है। और आपके ब्रह्मदेय में यानी ब्राह्मण्स को भी यहाँ पर लैंड ग्रांट दी जाती थी, ये सारी चीज़ें भी है। और याद होगा कि जो कि ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट दी जाती थी तो ऑब्वियस है वो लैंड अब ब्राह्मण्स की है, तो ब्राह्मण्स भी तो उसमें फार्मर से काम करवाएगा। ये सब कुछ आपको बताना है, ठीक है। लेकिन अगर इन्होंने आपसे पूरे चैप्टर ही पूछ लिया तब क्या लिखोगे, तो देखो तब आपको इसमें इरिगेशन के बारे में बताना है, सिंचाई के बारे में बता देना। दूसरा, क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्राफ्ट प्रोडक्शन कैसा था नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में क्राफ्ट प्रोडक्शन, यहाँ पे ब्रिक्स, ईंटें बनाई जाती थी, मूर्तियाँ बनाई जाती थी, कारपेंटर हुआ करते थे, और जो कि लकड़ियाँ भी का काम भी करते थे, स्टोन की मूर्ति आपको देखने को मिलती है। ये सब कुछ बताना है क्राफ्ट प्रोडक्शन में कि कौन से कहाँ पे, बंगाल हुआ, इलाहाबाद हुआ, आगरा, बिहार, आयरन का यूज़ इन सारी जगहों पर हमें देखने को मिलता है, ये सब कुछ आपको बताना है, ठीक है। क्राफ्ट प्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, इनका संगठन, क्योंकि देखो एग्रीकल्चर एक अलग बात है, नॉन एग्रेरियन भी मिलेगा, एग्रीकल्चर का काम के अलावा सोसाइटी में और भी काम होते हैं, है ना, जिसे हम क्राफ्ट प्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें आपके ब्लैक स्मिथ, 12 कारपेंटर, ये सब कुछ हमें, वीविंग, ऑयल प्रेसिंग, ये सारे काम हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये सब कुछ आपको इस पे लिखना है। अदरवाइज मैक्सिमम इरिगेशन टेक्निक पूछा जाता है अर्ली मेडिएवल के पीरियड में, तो उसमें क्या लिखना है वो मैंने आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है हमारा यूनिट साउथ इंडिया। अगर पूछेगा तो अलग है, नए सिलेबस में साउथ इंडिया का जो चैप्टर है यूनिट 13 है, तो इस बात का ध्यान रखना। यूनिट 13 के बारे में अगर हम बात करें तो यूनिट 13 में जो क्राफ्ट प्रोडक्शन है पुराने सिलेबस में भी सेम है। या तो ये आपसे चैप्टर का नाम पूछ लेगा डायरेक्टली, साउथ इंडिया में कैसे कवर करते हैं, यहाँ पर जो साउथ इंडिया में मैक्सिमम जो साउथ का विंध्य है उसने पूरा कवर कर रखा है। इन लोगों की जो मेन लैंग्वेज होती थी वो कौन सी भाषा मानी जाती है, आपकी द्रविडियन मानी जाती है। डेक्कन प्लेट्यू यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये सारी बातें आप इसमें बता सकते हो। गोदावरी, कृष्णा रिवर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा एरिया यही आपका फर्टाइल, उपजाऊ माना जाता है। ब्रह्मदिया हमें इस टाइम पर देखने को मिलता है। इनका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम था वो एग्रीकल्चर और हंटिंग गैदरिंग, यानी ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये सब कुछ आपको बताना है। अदरवाइज अगर इन्होंने पूरे चैप्टर नहीं पूछा तो ये मैक्सिमम आपसे जो रिपीट होता है, ब्रह्मदेय और परिहर क्या होता है ये पूछा जाता है। तो ब्रह्मदेय तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका लैंड ग्रांट है, जो कि ब्राह्मण्स को जो भूमि दान में दी जाती है वो होता है आपका लैंड ग्रांट, जो कि मैंने MHI 04 में भी बताया था, वही सारी बातें मेंशन करनी है। और परिहर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो परिहर की यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ऐसा बताया जाता है परिहर के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। परिहर में आपके धर्मशास्त्र जो सोर्स है उसके अकॉर्डिंगली बताया। टोटल कितने परिहर होते हैं? 18, ठीक है। ये सारी बातें जैसे उसमें क्या है, अपरिहर मैं आपको बताती हूँ, नाम तो आपको याद नहीं होंगे क्योंकि बहुत लंबे लंबे नाम होते हैं। लाइक चलो एक आध नाम बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर वो जो भी लैंड होती है ना, वो जैसे सॉल्ट मैन्युफैक्चर वो फ्री होता है, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल फ्री होता है, जो बुलक्स जो सप्लाई करते हैं वो फ्री होता है, सोल्जर्स की जो एंट्री होती है वो फ्री होती है, ठीक है। वेजिटेबल, फ्लावर, ये सारी चीज़ें फ्री होती है। अब परिहर मैंने टोटल 18 बताए, 18 में से एक का नाम यहाँ मेंशन कर रही हूँ। नाम वैसे अगर याद होता है तो अच्छी बात, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर एक का नाम लिख रही हूँ क्योंकि ये याद करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होगा, इसीलिए मैंने आपको बता दी। तो मैंने बहुत छोटा नाम लिखा है, इसके बाद में भी और भी जो नाम है वो इससे भी और बड़े बड़े हैं। बट मेन चीज़ आपको इतनी चीज़ याद रखनी है, 6 से 9 सेंचुरी के टाइम पर हमें देखने को मिलता है ये परिहर और आपके ये ब्रह्मदेय।
यहाँ पर हम 4 to 6 सेंचुरी में देखोगे प्राकृत और संस्कृत भाषा दोनों में ही, धर्मशास्त्र में प्राकृत और आपके संस्कृत भाषा में दोनों में ही परिहर के बारे में बताया गया पूरे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, कितने परिहर है? 18। ये भी याद रखें, पूरे होल विलेज में ये सारी बातें हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी ग्राम भोज को देखने की, क्या क्या काम होते हैं ना, वो सारी बातें यहाँ पर बताई जाती हैं। क्राफ्ट पर्सन के सबके अपने अलग अलग सर्विस होती थी, जैसे कोई मेटल वर्कर है, कोई लेदर वर्कर है, कोई क्लोथ डीलर है, कोई बार्बर होता है, कोई आर्टिस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें ये लोग काम करते थे, जो आपको इसमें बताना है। ब्रह्मदया लैंड ग्रांट जो है, जो भूमि दान में दे दी जाती थी, तो कम से कम ब्रह्मदया जो है, आपको पता है कि अब वो लैंड किसकी हुई? आपके ब्राह्मण्स की हुई। अब उसका सारा काम वही देखेंगे। ब्राह्मण्स के बारे में जो हमें सोर्सेज मिलते हैं वो आपके संस्कृत में और आपके तमिल में ब्रह्मदया के बारे में हमें पता चलता है। टोटल यहाँ पे जो ब्रह्मदया होते हैं वो 108 होते हैं। कितने? 108। ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है। तो ये सब कुछ आपको इस चैप्टर में बताना है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो, अब अगर हम बात करते हैं आपका जो नेक्स्ट चैप्टर, अभी मैंने आपको यूनिट 13 तक करा दिया है। आपका जो यूनिट 14 और 15 है, ठीक है, यूनिट 14 और 15, ये मैं आपके नए सिलेबस में यूनिट 14 और 15 है। और अगर मैं यही बात करूँ आपके पुराने सिलेबस में, तो उनके में भी यही सेम चैप्टर है। ठीक, तो यहाँ पर यूनिट 14 और 15 में आपके क्या पूछा जाता है? आपसे जो एक टॉपिक है वो है एक्सचेंज नेटवर्क। बुक में चेकआउट कर लेना, आपके चैप्टर का नाम एक्सचेंज नेटवर्क है, गिल्ड है, जहाँ से ये गिल्ड का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो बता रही हूँ। इस वाले चैप्टर से आपका क्वेश्चन आता है नाडू के बारे में, नगरम का क्या रोल है, जो कि MHI 10404 में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वही सारी बातें आपको इसमें लिखनी है। नाडू मैंने आपको बताया था, नगरम भी। जल्दी से जल्दी सभी कमेंट करके बताएंगे नाडू और नगरम क्या होता है, क्योंकि अब यहाँ पर देखने वाली बात है कितने लोगों को ये बात याद है। ज़्यादातर यहाँ से यही क्वेश्चन रिपीट होता है, अगर इन लोगों ने आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया तो। ठीक है, चलो ये सारी चीज़ें आपको बतानी क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। देखो, अब ये इरिगेशन टेक्निक, पीजन स्टैटिफिकेशन, ये तीनों को तो पहले भी बोला था, आज भी बोल रही हूँ, रट के जाना, रट के जाना। बिल्कुल मिलेगा एक क्वेश्चन, कोई भी मिलेगा ज़रूर। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमारे चैप्टर का नाम है। नए सिलेबस में आपका ये जो चैप्टर है यूनिट 15 है, और पुराने सिलेबस में यूनिट 16 है। मैं साथ में यूनिट भी मेंशन कर रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का हमारा ये चैप्टर है। अग्रैरियन रिलेशन नॉर्थ इंडिया, अग्रैरियन रिलेशन साउथ इंडिया, इन तीनों चैप्टर में, यानी यूनिट 15, यूनिट 16, 17, इसमें 17 और 18, तो आपके ये 3 यूनिट बहुत काम की चीज़ है। 102 क्वेश्चन आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये मैंने आपको क्या बताया कि हमारे इस चैप्टर से इरिगेशन टेक्निक, अग्रैरियन स्ट्रक्चर पूछा जाएगा। अग्रैरियन रिलेशन नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का है। ये पहले एक ही चैप्टर में था, लेकिन अब दोनों को अलग अलग कर दिया है। जैसे कि पीजेंट का स्टैटिफिकेशन, यहाँ पर रूरल सोसाइटी हमारे जो मेडिएवल में काम करते हैं, ठीक है, बेशक जो गाँव में जो हमारे भारत में यहाँ पर काम करते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा की पॉपुलेशन आपको मिलेगी किसानों की मिलेगी। सारा बर्डन उन्हीं पर होता है, सारे जो काम करते हैं यही करते हैं। फिर भी आज हम देखते हैं कि रूरल हो चाहे अर्बन, हर जगह पीजेंट को क्या देखने पड़ता है? इनइक्वालिटीज़, समानता नहीं है ना। किस चीज़ में इनइक्वालिटीज़? आपके एक तो इनको वेल्थ, जो पैसे मिलते थे ना सैलरी, उसमें। दूसरा आपका सोशल स्टेटस, नो डाउट, ये तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतना तो सभी को पता है। यहाँ पर जितने भी रिच या फिर सुपीरियर लोग होते थे गांव में, लाइक आपके जो जमींदार हुए, आपके जो मुकद्दम हुए, चौधरी हुए, या फिर एरिस्टोक्रेट्स हुए, ये अच्छी खासी इंजॉय कर रहे थे। सारा शेयर खेती का, फसल जितनी उगती थी, जो भी खेती का शेयर होता था, वो सब कुछ इन्हीं के हाथों में आता था। पूरा कंट्रोल इन्हीं के हाथों में था। यहाँ पर जैसे कि हमें पता है, ये आपकी देखो, पीजेंट की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है ना, सबसे ज़्यादा काम भी वही करते हैं। बट आपके पीजेंट हुए, वीवर्स हुए, पॉटर्स हुए, ब्लैक स्मिथ हुए, बार्बर हुए, है ना, कारपेंटर, इन सब की पॉपुलेशन आपको ज़्यादातर मिलती है। बट इनके हालात, इनकी कंडीशन कैसी होती है, ये सब कुछ आपको बताना है। ठीक है, ये लोग सब लेबर होते हैं, काम भी करते हैं, बट किस पे इनको जो सोर्स ऑफ इनकम होती है वो कम होती है ना। ये सब कुछ आपको बताना है इस वाले टॉपिक में, जब आपसे पीजेंट स्टैटिफिकेशन पूछेंगे तो।
नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पीजेंट की कैटेगरीज। अगर आपसे पीजेंट की कैटेगरीज पूछेगा तब क्या बताना है। देखो पीजेंट की बहुत सारी कैटेगरीज होती है, जिसमें से एक होता है आपका खुद खास्ता। खुद खास्ता वो किसान होते हैं जिनके पास खुद की लैंड होती है, अपनी ज़मीन पर काम करते हैं। नेक्स्ट होते हैं आपके पाई कास्ता, जिसे पाही और पाई कास्ता के नाम से जानते हैं। पाई कास्ता जैसे इसका अपोजिट होता है, जो कि आपके दूसरों के लैंड पर काम करते हैं, जो कि अपने लैंड पर काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो आपका होता है उसे कहते हैं मुजेरियन। मुजेरियन जो है वो खुद खास्ता वाले जो किसान होते हैं उनकी लैंड पर काम करते हैं, उनसे लैंड लेकर के और रेंट पे लेकर के जो काम करते हैं उन्हें कहते हैं मुजेरियन। नेक्स्ट होते हैं आपके शेयर क्रॉपर। शेयर क्रॉपर आपको पता है कि जैसे कि हम कभी किसी को लैंड को शेयर कर देते हैं, लाइक आज हम सभी मैक्सिमम जो लोग हैं वो शहर में आके रहते हैं, लेकिन गांव में सबके पास ज़मीन ज़रूर होती है। तो उस ज़मीन पर हम तो काम नहीं कर रहे, तो वहाँ पर हम एक किसी को रख देते हैं, तो उसमें से जितना भी शेयर होगा हम उसको क्या कहेंगे कि तुम्हारा 25% तुम्हारा होगा, 75% हमारा। क्यों? कोई काम उसने किया ना हमारे लैंड पर सारा कुछ, क्योंकि हम तो विलेज जाते नहीं है। तो वो होता है आपके शेयर क्रॉपर। नेक्स्ट ये सारे पॉइंट याद होने चाहिए, 10 में आए चाहे 20 में आए, सारे के सारे हेडिंग्स आपको लिखने हैं। नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर लेबर। तो ये सब कुछ आपको बताना है। एग्रीकल्चर लेबर में हमारे लैंडलेस लेबर भी होते हैं, जिनके पास खुद के लैंड ज़मीनें नहीं होती, ठीक है, जो पर्सनली इंडिपेंडेंट होते हैं लेकिन काम दूसरों की ज़मीनों पे करते हैं। ये सब कुछ लिखना है आपको कैटेगरीज ऑफ पीजेंट में। क्लियर? ये नहीं आएगा तो फिर आपसे पूछेंगे फॉर्म ऑफ पीजेंट रेजिस्टेंस। ये सभी एक ही चैप्टर से, अगेरियन स्ट्रक्चर रिलेशन से ही ये तीनों टॉपिक है। एक नहीं तो दो, नहीं तो एक तो पक्का आएगा। पीजेंट रेजिस्टेंट मतलब है यहाँ पर अब किसान जो है वो क्या करेंगे, रिवॉल्ट विद्रोह। ये तभी होता है जब उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी। रिवॉल्ट कह लो या फिर प्रोटेस्ट, ये स्टार्ट होता है किसानों के द्वारा। क्यों? ये डिमांड करते हैं। तो यहाँ पर आपके क्या समझ आया कि यहाँ पर जो आपके जो प्रोटेस्ट होगा, रिवोल्ट होगा, वो किस लिए होता है, ताकि ये अपनी जो टैक्सेस है उसकी डिमांड, क्योंकि टैक्सेस इतनी ज़्यादा हाई होती थी कि ये लोग पे नहीं कर पाते थे। ठीक है, इस वजह से हमें ये पीजेंट रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। या तो ये आपसे एग्रेरियन स्ट्रक्चर डेक्कन का भी पूछ सकते हैं कि आपके जो डेक्कन का पार्ट है उसका एग्रेरियन स्ट्रक्चर कैसा था, वो आप बता सकते हो। तो एग्रेरियन मतलब देखो विलेज है, जिसे हम गांव भी कहते हैं, इंग्लिश में भी यही लिखेंगे, या फिर जिसे आप उड़ के नाम से भी जानते हो। ठीक है, लोकल लैंग्वेज डेक्कन में। बड़े बड़े गांव भी आपको मिलते हैं, तो बड़े बड़े गाँवों में हमें बाज़ार मार्केट भी देखने को मिलते हैं, जिसको हम अरेबिक लैंग्वेज में कस्बा कहते हैं, है ना। जो गांव जो वर्ड है ये आपका एक संस्कृत वर्ड है। ठीक है, तो गांव में ये सारे काम होते हैं। जो कल्टीवेशन होता है, जो आपकी खेती का काम होता है, उसे कली बोलते हैं। नॉन कल्टीवेशन या जो वेस्टलैंड भी हमें ज़रूर देखने को मिलती है। ये सारी बातें आपको बतानी है। नहीं तो ये आपसे बलूदार्स भी पूछ सकते हैं। ठीक है, क्या पूछ सकते हैं? ये बलूदार्स भी आपके MHI 6 में आपको मिलेगा। बलूदार्स में हमने पढ़ा था कि टोटल कितने होते हैं, 12 लोग बालूद होते हैं, जिसके अंदर कौन कौन आते हैं, सारे लोग आते हैं, मतलब कारपेंटर, वीवर, ब्लैक स्मिथ, ये सब मिला के कुछ 12 कैटेगरीज हमें बलूदार्स में देखने को मिलती है। इन लोगों को जो पैसे मिलते हैं कैश और काइंड में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये सब कुछ आपको इस चैप्टर में बताना है। यहाँ से 40 मार्क्स तक ईजिली से मिल जाएगा, इसको अच्छे से करके जाना। पुराने सिलेबस नए सिलेबस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, इनमें से कुछ भी आ सकता है। जो स्टूडेंट वीडियो को स्किप करके देखते हैं ना, वही आके कमेंट करते हैं कि आपका बताया हुआ कुछ नहीं आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने वीडियो को स्किप करके देखा है। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो एग्ज़ाम में बताया वो नहीं आया, तो एक काम करना कि आप पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चेकआउट करना, मैराथन क्लास की वीडियो चेकआउट करना और क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना और कमेंट में बताना कि क्या क्या कितना पढ़ाया हुआ आया था, वो करना। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ऐसे नेगेटिव कमेंट वही करते हैं जो वीडियो पूरी नहीं देखते हैं, या तो आधे अधूरे देख के, और एक गलत बातें हो जाती हैं। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है नॉन अग्रेरियन प्रोडक्शन, जो कि यूनिट 18 है पुराने वाले सिलेबस में। पुराने सिलेबस में यूनिट 18 है नॉन अग्रेरियन, और नए सिलेबस में 19वां ये चैप्टर है। इस वाले चैप्टर से इंडिगो का आता है। अगर मैंने इसमें लिखा होगा कहीं, आई डोंट थिंक सो कि मैंने लिखा है, बट चलो, क्योंकि देखो यहाँ से कहीं से कुछ भी आएगा, मैं आपको बस सब कुछ इसलिए बता दे रही हूँ ताकि आप लोग लिख पाओ। इंडिगो के बारे में, नील की खेती के बारे में आएगा। तो डिमांड जो है भारत में इसकी बहुत ज़्यादा होती है, इसका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हाई हमें देखने को मिलता है, सिर्फ हिली रीजन में छोड़कर। बाकी इंडिगो आपके भारत के
यानी पूरे कंट्री के ऑल ओवर पार्ट में हर जगह ये अवेलेबल है, सिर्फ हिली रीजन को छोड़ करके। गुजरात में भी इंडिगो डाई का यूज़ किया जाता है, जमशेदपुर, बड़ौदा हुआ ये सब। आपके नॉर्थ इंडिया, आगरा, लाहौर, ये 2 इंपॉर्टेंट सिटीज़ है जहाँ पे इंडिगो की डाई यानी नील की खेती कपड़ों के लिए की जाती है। इसका इंपॉर्टेंट मार्ट आपको मसूलीपट्टनम में भी देखने को मिलता है। ये बातें आपको याद रखनी। 10 मार्क का आएगा अगर आएगा तो। नॉन एग्रेरियन प्रोडक्शन चैप्टर का नाम है, यहाँ से ये क्वेश्चन आता है इंडिगो। इंडिगो अगर नहीं आया तो ये आपसे पूछते हैं ये वाला क्वेश्चन, क्राफ्ट प्रोडक्शन का ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको बताना है। और इसी में ही आपका या तो दादनी सिस्टम या फिर आपके कारखाना, ये सब 10-10 मार्क के क्वेश्चन है। दादनी सिस्टम मतलब होता है दादन, ये दादन वर्ड से आपका वर्ड आया है। दादन मतलब होता है पुटिंग आउट सिस्टम। पुटिंग आउट सिस्टम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू गिव, देना। यहाँ पर होता है कि जो आपके एडवांस में हम जब पेमेंट कर देते हैं और हम बुक कर देते हैं ना किसी भी चीज़ को, बस वही होता है आपका दादने सिस्टम। यहाँ पर जो कंपनी है या फिर जो आपके मर्चेंट है वो वीवर्स को एडवांस में पे करके बुक कर लेते हैं अपना एक टाइम पर, कि तुम्हें मेरे लिए काम करना है इसके लिए, ताकि वो जो काम वर्कर्स है वो कहीं और रह जाए, वो होता है दादरी सिस्टम। कारखाना के बारे में अगर हम बात करें, 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, ये भी आपका एक क्या है, ये कारखाना है जहाँ पर जो जितने भी बड़े बड़े नॉवेल्स रहते हैं ना वो रहते हैं, इनके खुद के कारखाने होते थे। इन कारखाने में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव और लग्जरियस आइटम प्रोड्यूस होती थी। इसमें आपको जो भी आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे सब स्किल्ड होते थे, एम्प्लॉयड होते थे, सब एक ही छत के नीचे बैठकर सब काम करते थे। ये कारखाने में बताना है। ये सिंपल भी आ सकता है, मतलब दादनी सिस्टम, कारखाना, 10-10 मार्क्स में सिंगल भी पूछते हैं। नहीं तो आपको जब क्राफ्ट प्रोडक्शन का ऑर्गेनाइजेशन पूछेंगे ना तब भी ये दादनी और कारखाना आपको मेंशन करना है, तब भी यही चीज़ लिखनी है, कुछ अलग नहीं लिखना। कंफ्यूज मत होना, मैंने किस दोनों तरीके से बता दिया। सिंगल पूछेगा तो भी यही करना है, डबल पूछेगा तो भी यही करना है, कुछ अलग नहीं है। 10-10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ये अगर आएगा तो 20 में आएगा, तो दोनों को मिला करके आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं। क्लियर हो गया। अब आते हैं इस्लामिक थ्योरी ऑफ टैक्सेशन, मैक्सिमम रिपीट हो जाता है। टैक्सेशन यूनिट 19 में पुराने सिलेबस में हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। नए सिलेबस में आई डोंट थिंक सो कि ये है, बट ठीक है। तो यहाँ पर अब कुछ चेंजेस मिलेंगे, तो चलो देखो। टैक्सेशन है आपके टर्किश, यानी जो तुर्की को राजतंत्र हमारे भारत में आया था, तो उससे क्या हुआ कि हमारे जब मेडिवल का टाइम हुआ तो यहाँ पर टैक्सेशन सिस्टम बदला, इन्वायरमेंट बदला, नई नई रूलिंग क्लासेस आई, ठीक है। सबने अपना खुद का सिस्टम बनाया, सबने एक अलग जो सरकार चलाने के रूल्स रेगुलेशन बनाए थे। यहाँ पर आपके इस्लामिक के कुछ सिद्धांत टैक्सेशन को लेकर क्या है, जैसे कि आप सभी जानते हो जब इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई तो यहाँ पे कुछ खलीफा आए थे, है ना। आपके अब्बासिद खलीफा, उमैयद खलीफा, सबको याद है, पहले पढ़ चुके। ये सब इनके जो मेन स्कूल ऑफ थॉट आपको देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? मेन स्कूल ऑफ थॉट। ये भी सेपरेटली पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो वो आपका क्या नाम है, क्योंकि ये ना बहुत जो आपके एग्जामिनर है ना बहुत स्मार्ट होते हैं, ये वही स्टूडेंट समझ पाएंगे जो डिटेल में करेंगे। अदरवाइज ये देखो, आपको मैंने इस्लामिक थ्योरी ऑफ टैक्सेशन बताया, अदरवाइज एग्जाम में डायरेक्टली ये नाम दे देंगे 10 मार्क्स में, बताओ क्या है। तो ये आपका मेन स्कूल है इस्लामिक थॉट का, ठीक है। यहाँ पर इसको आपको बताना है, इंडिया में फाउंड हुआ था, मुस्लिम की मोनार्की चलती थी और यहाँ पर मुस्लिम्स की ओनरशिप हमें सारा कुछ देखने को मिलता है। मुस्लिम्स के जब लोग हैं तो इस टाइम पर जो ये टैक्स लेते थे, आपके ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, जजिया टैक्स, किसी को बताने की ज़रूरत है जजिया टैक्स क्या होता है? नॉन मुस्लिम्स, जो जितने भी नॉन मुस्लिम होते थे वो सब पे करते थे। मुस्लिम की कम्युनिटीज़ का काम क्या होता है कि जो आपके सिटीज़ को प्रोटेक्शन देने का काम, सारे उसको मेंटेन करने का काम, हाईवे बनवाना, डैम्स बनवाना, ये सारी चीज़ें का करने का ये। जजिया टैक्स के अलावा ये आपके खारज जो कि लैंड टैक्स होता है, खुम्स टैक्स, ये सारे इस तरीके के टैक्स लगाए गए थे इनके टाइम पर, ये आपको बताना है, ठीक है। अगर यहाँ से क्वेश्चन इन्होंने आपसे पूछा तो आपको क्या करना है, तब मैंने आपको बता दिया। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो टॉपिक्स हैं जो हमें एग्ज़ाम में मैक्सिमम देखने को मिल जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये सब नीचे के जो टॉपिक्स हैं ये सब 107 में है, तो ऑब्वियसली इसके बारे में तो नहीं बताऊंगी, बट जो जो पूछा जाता है वो बता देती हूँ। आगे देखो कुछ टॉपिक मैं ऐसे बता देती हूँ। देखो एक आपका 10 मार्क्स में आ जाता है अबाब, या फिर जिसे आप सेसिस भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलो, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा ऊपर नीचे होगा बट ठीक है, आप सब समझ गए। ये एक सेसिस होता है जो इम्पोज किया जाता है किसानों पर, ये एक तरीके का क्या होता है, लैंड टैक्स।
पीजेंट को यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या होती है कि वो यहाँ पर इसको पे करता है। यहाँ पर इनका काम होता है रेवेन्यू, और ये कौन, जो रेवेन्यू ऑफिसर होता है ना, वो रेवेन्यू कलेक्ट करता है, ये आपको बता रहे हैं। जैसे कि आप देखोगे कि उस टाइम पर इसको अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे 10 से 25% लैंड रेवेन्यू टैक्स लिया जाता था। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड आया तो इन्होंने ये अवाब, ये जो सीसेस का मतलब जो लैंड टैक्स है, इसको इन्होंने ख़त्म कर दिया था। फिर मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड आता है तो उन्होंने भी सेम अलाउद्दीन खिलजी की पॉलिसी को अपनाई थी। ठीक है, मतलब यहाँ पर लगाया कि 4% से ज़्यादा कोई लैंड टैक्स नहीं देगा। ये सारी चीज़ें इसमें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो महाराष्ट्र में जो किसान होते थे वो स्किल्ड और नॉन अनस्किल्ड दोनों प्रकार के लेबर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको इस वाले टॉपिक में लिखना है। अगर बाय चांस इन्होंने ये क्वेश्चन 10 मार्क्स की चीज़ें, क्योंकि देखो MHI नया सिलेबस हो पुराना हो, कहीं से कुछ भी आता है, तो मैं इसलिए आपको ज़्यादातर पूरी कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से कि मैं ज़्यादातर चीज़ें आपको बता सकूँ, मेरी पूरी कोशिश है। ठीक है, बाकी आपको खुद भी कुछ चीज़ें करनी होंगी। अब देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपके ये जो चैप्टर है इनलैंड एंड मैरीटाइम ट्रेड, जो कि नए सिलेबस में यूनिट 22 है। बिजनेस कम्युनिटी, जिसमें हुंडी, बिल ऑफ एक्सचेंज, यूनिट 23 है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बाकी तो ये सब आपका 107 का सिलेबस है। तो देखो हुंडी, या फिर जिसे हम बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बात होता है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज हुंडी होता है जिस तरीके का आपका होता है चेक। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि कैश और काइंड, कैश में क्या, हम किसी को इमीडिएटली टैक्स को पे कर देते हैं, है ना, पैसे किसी को पे। चेक अगर हम किसी को, तो हम क्या करते हैं कि हम फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं कि कुछ टाइम के लिए हम आपको पोस्टपोन, आप ये आगे ले लेना, है ना। डिमांड बिल, टाइम बिल, सारे बिल आपने सुने, तो ये आपके क्या होते हैं, हुंडी, इसे बोला जाता है। ये आपको याद रखना। पुराने सिलेबस में ये वाला चैप्टर यूनिट 21 है, इनलैंड और मैरीटाइम ट्रेड। देखो ये चैप्टर के नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है। अगर इन्होंने इस चैप्टर से पूछा, तो ज़रूरी नहीं है कि चैप्टर आएगा, बट अगर इन्होंने पूछा है तो इस चैप्टर से हमें इनलैंड कहाँ कहाँ पर ये किसके साथ ट्रेड करते थे वो सारी कहानी आपको बतानी है। नहीं तो ना एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, किसके नाम से, देखो वैन ल्यूर हाइपोथेसिस। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, याद रखना ये इसी चैप्टर से है। पुराने सिलेबस वाले याद रखना यूनिट 21 में, नए सिलेबस वाले याद रखना यूनिट 22 में। अगर इन्होंने इनलैंड मैरीटाइम ट्रेड चैप्टर के नाम से क्वेश्चन नहीं पूछा तो वैन ल्यूर हाइपोथेसिस पूछेंगे। हिस्टोरियोग्राफी यानी जो इतिहास लेखन ओशनिक ट्रेड में यहाँ पर बताया गया, जैसे कि आपका डच की अगर मैं बात करूँ, ये कौन थे, ये आपके डच के इतिहासकार हैं, डच के सोशलिस्ट हिस्टोरियन है ये, जिनको यहाँ पर बताया। इन्होंने एशियन के मर्चेंट के रिलेटेड यहाँ पर कुछ आर्ग्यूमेंट किया था। इन्होंने बताया कि एशियन के जो व्यापारी, जो उनका व्यापार सबसे लग्जीरियस होता है। ठीक है, यहाँ पर इनका डाउट ये था कि एक जो लग्जीरियस गुड्स का जो व्यापार होता है, इसको अच्छे खासे से एशिया के लोग मेंटेन करके नहीं रख रहे। ठीक है, और ये चीज़ें आपको बतानी। इनका जो पूरा का पूरा जो अच्छा खासा जो ट्रेड चल रहा है, एशिया का ट्रेड आए दिन जो रेगुलर बेसिस पे, ख़ास तौर से ये इंडियन के टेक्सटाइल देखने को मिलते हैं। इंडिया के जो टेक्सटाइल है ना, इंडिया के जो कपड़े हैं, एवरीडे ये लोग वेयर करते हैं। ये बात यहाँ पर आपको लिखनी है। ठीक है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो। बिजनेस कम्युनिटी चैप्टर के नाम से भी आ सकता है। ठीक है, बिजनेस के बारे में बताना है। हमारे भारत में बहुत ही लिटिल इन्फॉर्मेशन मिलती है आपके बिजनेस के लेकर के, किसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कब हुई, 16th सेंचुरी से हुई, है ना। और फॉरेनर ओरिजिन की उत्पत्ति संस्कृत से है, हिंदी से है, कुछ नहीं पता। ठीक है, तो ये सब बातें बतानी है। फिर यहाँ पर क्या है, बिजनेस प्रैक्टिस है, मॉनेटरी है, करेंसीज है, ये सारी चीज़ें बताओगे कि यहाँ पर जब गुड्स का एक्सचेंज होता है तो मनी में होता है, बार्टर सिस्टम होता है, किस में होता है, क्या। हुंडी का सेपरेटली या तो ये पूछ लेंगे या तो ये चैप्टर का नाम से भी दे देंगे। दादनी सिस्टम भी आप इसमें बता सकते हो, जो मैंने आपको बताया ना, डिमांड मनी के लिए जो डिमांड करते हैं वो, जो यहाँ पर इंटरेस्ट लगाया जाता है, जो हम पोस्टपोन करते हैं कि हम आगे जाकर देंगे। बिजनेस प्रैक्टिस में क्या होता है, पार्टनरशिप की बात करोगे, ब्रोकेज जो होते हैं, इनके बारे में हमें इसमें बताना होता है। किसमें, बिजनेस वाला जो चैप्टर अगर आएगा तो ये सारी बातें आपको इसमें करनी है। नेक्स्ट है आपका टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी। टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी आपका यूनिट 24 है। ठीक है, यूनिट 24
नए सिलेबस में है। यूनिट 23 पुराने सिलेबस में है। आपके चैप्टर का नाम है टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी। यहाँ से अगर कभी क्वेश्चन आएगा तो ये आपसे पर्शियन व्हील पूछते, जो मैंने पर्शियन व्हील यहाँ पर लिखा है यहीं से आता है। पर्शियन व्हील क्या होता है? पर्शियन व्हील एक डिवाइस है जो कि आपके वुडन मशीन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। 13 to 14 सेंचुरी में आपको ये देखने को मिलता है। पर्शियन व्हील का यूज़ उस टाइम पर हुआ था। एल भस्म जो है जिन्होंने इसके बारे में हमें बताया था कि पर्शियन व्हील हमारे भारत में कब इंट्रोड्यूस हुआ, जब टर्कीस आए थे ना, जब उन्होंने कॉन्कर कर लिया था 13 से 14 सेंचुरी में, तब हमारे अबुल फजल जो है इन्होंने भी ये सारी चीज़ें इरिगेशन के यानी वेल्स कुएं के पर्पस पे भी पर्शियन व्हील का यूज़ किया जाता है, ये बातें इन्होंने यहाँ पर बताई थी। पर्शियन व्हील क्वेश्चन आता है, नहीं तो टेक्सटाइल कुछ भी आ सकता है, तो ये एक चैप्टर पढ़ के जाना। नेक्स्ट है आपका आर्टिलरी। ये भी आपके यूनिट 24 और यूनिट 23 में 10 मार्क्स में आ जाता है। तो 16 to 17 सेंचुरी में आप देखोगे आर्टिलरी रिप्रेजेंट करता है, सबसे हाईएस्ट अचीवमेंट पे था इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में। यहाँ पर कैनन, सबने सुना है कैनन? कैनन का यूज़ यहाँ पर किया गया, जो कि एक अच्छी हैवी इंडस्ट्री में, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे कि हमें ये बात पता है कि कैनन का यूज़ सबसे पहले बाबर ने किया था। फर्स्ट पानीपत बैटल जब हुआ था ना, गन पाउडर MHI 101 में मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई थी। बाबर और पोर्चुगीज़ को सबसे पहला क्रेडिट मिलता है इस आर्टिलरी का यूज़ करा हुआ। यहाँ पर हैंड गन, जो हाथ की बंदूक होती है ना, उसकी बात हो रही है। इसका यूज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। इसका इंपॉर्टेंट पार्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। कैनन जो है ये आपके सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग मुगल्स के समय पर ही आपको मिलेगा। सबसे पहला जो इसका बड़ा पीस जो हमें बनाया गया हैवी गन जो यहाँ पर हुआ, वो 1600 में हमें देखने को मिलता है। क्योंकि स्टार्टिंग में तो इतना नहीं चलता था ना, क्योंकि पहले ना आपके वॉर में गन का यूज़ नहीं होता था, लेकिन बाद में बाबर की शुरुआत हुई। मैं ये नहीं कहूँगी कि बाबर ने ही पहली बार किया था। UGC नेट या UPSC के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे तो वहाँ पे सबसे पहले चंगेज़ खान का नाम आएगा, क्योंकि बाबर से पहले भी चंगेज़ खान ने गन पाउडर का यूज़ किया था। ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा पूरा MHI 05 और 105। मोस्टली आपका जो, और ये जो सराय और पोस्टल कम्युनिकेशन भी यूनिट 24 है पुराने और नए सिलेबस में, ठीक है। ये भी आपका क्या है, यूनिट 24 है। आपके सराय और आपके इसके बारे में पोस्टल कम्युनिकेशन, यानी कि यहाँ पर जो पोस्टल कम्युनिकेशन आपको पता है ना, जो ट्रांसपोर्ट होता है, एक तरीके का हमारा एक सिस्टम है जहाँ पर हम क्या करते हैं, लेटर, जिसे आप कह सकते हो प्राइवेट पेपर्स जो होते हैं, इरफान हबीब के अकॉर्डिंगली उस टाइम पर ये सारी चीज़ें यूज़ होती थी, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, पोस्टल कम्युनिकेशन। क्योंकि पहले फ़ोन कहाँ होते थे, पहले यही होता ना, लेटर, चिट्ठी लिखी जाती थी, फिर वो पहुंचता था, फिर वो संदेश, ऐसी सारी बातें ये आपको लिखना है। मेडिएवल पीरियड के टाइम पर ट्रांसपोर्ट जो है हमारे भारत का, ज़्यादातर वो कार्ट, जो कि बुलक यानी एनिमल जो कार्ट चलाते थे ना, वो पूरा डिपेंड होता था, ठीक है। ये सब कुछ आपको इसमें लिखना है। बाद में व्हील ट्रांसपोर्ट भी आई एनिमल के अलावा। ये सब नए सिलेबस में 105 में है। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया वुमेन और वर्क का एक टॉपिक 105 में एक ये ऐड हुआ है। आपके असाइनमेंट में भी ये क्वेश्चन है, तो इसको पढ़कर जाना। MHI 105 और 05 के नोट्स अवेलेबल हैं, किसी को चाहिए तो 888192196980 पे कांटेक्ट कर सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में यहाँ पर अवेलेबल है, और वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू सफिशेंट है। क्लासेस मैंने आपको मैराथन में दे ही दी, और नोट्स ले लेंगे तो सफिशेंट है, अदरवाइज अपने आप भी पढ़ ले तो कोई इशू नहीं है। हमने इतना तो कवर कर ही लिया है। लेकिन बाकी के जो MHI 05 वाले स्टूडेंट हैं, क्योंकि देखो ये जो नीचे के टॉपिक है ये सब के सब, देखो लैंड रेवेन्यू सिस्टम मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, क्योंकि ये सारे टॉपिक 107 में है, तो इसको हम अभी नहीं करने वाले। लेकिन अगर आपने एंशिएंट मेडिएवल की भी चीज़ों को कवर कर लिया तो 60 to 70% आप ईजिली से कवर कर लोगे। ये बाकी के टॉपिक आप लोग ज़रूर देखना। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी मुझसे पूछ सकते हो। अदरवाइज इस मैराथन क्लास में MHI 105 के लिए तो मैंने डिटेल में सब कुछ बता दिया। वुमेन एंड वर्क आप अपने असाइनमेंट से रीड आउट कर सकते हो कि उसके बारे में, बाकी मैंने आपको सब कुछ कवर करा दिया है। पुराने सिलेबस वाले जो 05 हैं उन्हें मैंने एंशिएंट और मेडिएवल की अर्थव्यवस्था तो कवर करा दी है, मॉडर्न का बचा है, मतलब यूनिट 25 से यूनिट 39 हमारा बचा है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको पहले भी बता रही हूँ। तो ये याद होगा जब मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, तो ये चैप्टर ज़रूर करके जाना। लास्ट वाला ब्लॉक अगर आप अच्छे से, ये चीज़ें अगर आपने अच्छे से कर ली,
ठीक है। तो बस पूछो मत कि आपने कितना अच्छा स्कोर कर लिया, कि 40% तो यहीं से कर लोगे और 60% मैंने आपको अभी पढ़ाई दिया। अगर इतना कर लिया तो कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं जो इस एग्ज़ाम को 80% से नीचे लेकर के आए। ठीक है, 80 नहीं तो 70 तो ले ही आएंगे। बाकी तो आपके है राइटिंग पे डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा ओवरऑल सब कुछ कंप्लीट। तो लाइक और शेयर करने में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो मैराथन क्लास जब आए तो उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। नया बैच स्टार्ट होने वाला है दिसंबर में। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर एग्ज़ाम देने वाले हैं, जुलाई में नया बैच स्टार्ट होने वाला है MA हिस्ट्री के लिए, फर्स्ट और सेकेंड के लिए। 15 जुलाई से यहाँ पर एक बैच नया स्टार्ट होगा। इसकी अपडेट बाकी की इंफॉर्मेशन लेने के लिए 8881969880 पे कांटेक्ट कर सकते हो कि 15 जुलाई से जो हमारा पेड क्लासेस स्टार्ट होगा उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन इस नंबर पर आपको मिल जाएगी। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ो और रटने की जगह चीज़ों को समझोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। यहाँ पर मैंने आपको बस हर एक चीज़ एक हिंट दे दिया है, हिंट क्या एक समझा दिया टॉपिक में। बाकी डिटेल में पेड बैचेस में हम पूरे डिटेल में करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए सुना आज की वीडियो बस में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।